डॉक्टर इरशाद अली खान, आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़वाड़ दिल्ली द्वारा नाम कार्यरत हूँ। जैसे कि लास्ट के ने कहा है कि अधिकार जो हम आज अध्ययन करेंगे उसके संदर्भ में, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। अधिकार का अर्थ हम परिभाषा के रूप में देखें हम तो लास्ट के कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। बहुसंख्या के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून और द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। यानी अधिकारों के आवश्यक लक्षण के बारे में हम देखें तो उसका जैसे लास्ट के वाइल्ड और श्रीनिवास शास्त्री ने अधिकार की जो परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं और अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार को निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। सामाजिक स्वरूप के आधार पर अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। कल्याण के स्वरूप के रूप में हम कह सकते हैं अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वही स्वतंत्रता सुविधाएं प्रदान की जाती है जो व्यक्तित्व के विकास से तो आवश्यक और सहायक हों, यानी कल्याणकारी। लोकहित में प्रयोग यानी व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। राज्य का संरक्षण यानी अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता यानी अधिकार का एक लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग व वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। अधिकार के बारे में हम कह सकते हैं कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियाँ जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। अधिकारों को वर्गीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकार साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। यानी मोरल राइट के बाद में नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों द्वारा इन अधिकारों के अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानून से इनका कोई संबंध नहीं होता है। कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स के बारे में, ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लिकोक ने कहा है कि कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। विशिष्ट अधिकार के बारे में हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार के दो भेद किए जाते हैं, सामाजिक नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। सामाजिक अधिकार में हम समानता का अधिकार लेते हैं। समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा जिसके अगर जो भेद है। राजनीतिक समानता का अधिकार, इसका तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक समानता का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक समानता का अधिकार, वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए। संपत्ति एवं उत्पादन के साधन के न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। टोनी के शब्दों में आर्थिक समानता का अर्थ एक ऐसी विषमता के अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके। स्वतंत्रता का अधिकार में हम कह सकते हैं कि जैसे लास्ट के कहता है कि इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी तरीके से बिना किसी भारी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। यानी कि जेएस मिल ने कहा है कि स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जैसे मानव एक विवेकशील प्राणी होता है, विचार स्वतंत्रता मानसिक और नैतिक उन्नति की सर्वोच्च शर्त है। यानी वॉल्टेयर, लास्की आदि सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया।
अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जा सकता। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र होता है, इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति के पास उपयुक्त सभी स्वतंत्रता होने पर भी यदि उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेश अनुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। नैतिक स्वतंत्रता नींव के उस पत्र के समान है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन आधारित होता है। संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति के अधिकार में हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार में मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य है यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है, और धन, जमीन और जायदाद के रूप में व्यक्ति अपने द्वारा रक्षित इस संपत्ति को बिना मुआवजे दिए उसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को अनियंत्रित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। रोजगार का अधिकार, जिसके तहत व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, आवास और शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार का काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वर्तमान समय में यह आवश्यक समझा जाता है कि व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए। इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा मानव की मानसिक और आध्यात्मिक खुराक और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव। अतः वर्तमान समाज में यह बात सर्वमान्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। जीवन का अधिकार, मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक और आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार, और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। परिवार का अधिकार, राज्य के सामान्य परिवार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य संस्था रही है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं है। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट में हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेते हैं। साधारणतः एक प्रजातंत्र राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को अग्रलिखित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मत देने का अधिकार, जिसमें वैक्स मताधिकार को अपना लिया गया है, और मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार भी है, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार भी है, और उसके अलावा आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार भी लोकतंत्र में है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार के बारे में हम कह सकते हैं कि साधारणतः यह प्रश्न उठाया जाता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार अथवा नहीं। यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो तो किस सीमा तक और किन परिस्थितियों में इन अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य है और इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छाओं के को कार्य रूप में परिणित करते हुए सामान्य कल्याण होता है, और यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल हो जाता है तो यह शासन जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उस शासन को अस्तित्व में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता। नागरिकों को इस प्रकार की सरकार को प्रच्युत करने का अधिकार होता है, और यह यदि संवैधानिक मार्ग से इच्छित परिवर्तन न किया जा सके तो व्यक्ति को अधिकार है कि वह शक्ति के आधार पर वांछित परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। दास ने कहा है कि नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। ऐसी परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाए कि विद्यमान शासन व्यवस्था सर्वसामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती तो राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं वरन एक नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपने अंतरात्मा के प्रति होता है, अतः अंतरात्मा की पुकार पर सरकार का विरोध किया जा सकता है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्रोह का यह अधिकार अंतिम औषधि है, न कि प्रतिदिन का भोजन। इसलिए दूसरे सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद ही इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में टी.एच. ग्रीन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत में जो विचार व्यक्त किए वे पर्याप्त महत्वपूर्ण है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में लिखा टी.एच. ग्रीन ने।
अधिकार विषय के जो सिद्धांत है उनमें अलग अलग है, जैसे कि व्यक्ति के अधिकार कैसे अस्तित्व में आए और वर्तमान समय में इन अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए, इस संबंध में समय समय पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन्हीं ही अधिकार विषय के सिद्धांत कहा जा सकता है। जैसे अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत, यानी अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है और इसका प्रचलन यूनानियों से है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्म सिद्ध है। इस सिद्धांत के मतानुसार, जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादन ने कहा है कि अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं सिद्ध है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात निरपेक्ष स्वयं सिद्ध है। वे व्यक्ति को प्रकृति की देन है और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का पोषण किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे। उनका अनुमान है कि प्रारंभ से ही व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे और संविदा करते समय यानी समझौता करते समय वह अपने इन अधिकारों में से कुछ को अपने से उच्च सत्ता को केवल इसलिए सौंप देता है कि शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के शब्दों में सभी मानव मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। सिद्धांत का प्रभाव में हम फ्रांस और अमेरिका क्रांति के प्रेरक सिद्धांत के रूप में कह सकते हैं। यानी कि आलोचना में हम कह सकते हैं प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक है। जैसे कि प्रोफेसर रिची ने कहा है कि प्राकृतिक शब्द का कई अर्थ है, जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं, आदर्श और पूर्ण लक्ष्य, अपूर्व, असाधारण या औसत। प्रतिपादक के प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एक मत नहीं। जैसे कि लास्किन ने लिखा है कि अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती। अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नहीं है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक देन होने के कारण निरपेक्ष है। अधिकारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधों की विद्यमानता में ही किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध भी पाया जाता है। इसके अलावा राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, जैसा कि हम आलोचना में कह सकते हैं, और सामाजिक सामान्यता के अभाव में अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के नितांत विपरीत है। इसके अनुसार अधिकार प्रकृति या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व है राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है, नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिए गए हैं और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों में किन सीमाओं तक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में 3 प्रकार कार्य करता है: अधिकारों को परिभाषा करना, अधिकारों की सीमाएं निर्धारित करना, उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था करना। वैधानिक सिद्धांत यानी कानूनी सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता। इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। वैधानिक सिद्धांत का समर्थन बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वान द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार अधिकारों का मापदंड नैतिक आधार न होकर वास्तविकता होने के कारण इस सिद्धांत को वास्तविक कहा जा सकता है। राज्य के आदेश यानी इसकी आलोचना में कह सकते हैं राज्य के आदेश अधिकारों का निर्माण नहीं है। जैसे कि कहा गया कि अधिकारों को कानून का स्वरूप दिया जाए या ना दिया जाए, इसका अपना अलग अस्तित्व है। राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा। यानी आशीर्वादम कहता है कि ये कहना कि एकमात्र राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है, राज्य को निरंकुश बना देता है। कानून अधिकारों को उचित आधार नहीं है। और जैसे कि लॉर्ड ने कहा है कि अधिकारों का आधार तो औचित्य की भावना ही होती है। वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी स्वीकार नहीं है। प्रोफेसर हॉकिंस कहता है कि विधि का किसी समय जो स्वरूप है, जो होना चाहिए, उन दोनों के बीच सदैव अंतर रहता है। यानी इसका फिर भी महत्व है जो वैधानिकता का। यानी वस्तुतः अधिकारों की वैधानिकता या नैतिकता 2 पक्ष होते हैं। अधिकारों को वैधानिक पक्ष पर बल देकर इसके द्वारा आंशिक सत्य का प्रतिपादन किया गया। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यानी प्रोफेसर रिची ने कहा है कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं वे उन्हें मिलने ही चाहिए, वे अधिकार होते हैं जिनके वे अभ्यस्त होते हैं, जिनके संबंध में सही या गलत उनकी यह धारणा रहती है कि वे
उन्हें कभी प्राप्त थे। यानी कि अधिकार के इतिहास का परिणाम होता है वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण ना तो राज्य द्वारा किया गया न ही प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के द्वारा हम अभ्यस्त हो जाते हैं, समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। यानी इसकी भी फिर भी आलोचना की गई है ऐतिहासिक सिद्धांत के अधिकारों में। सभी अधिकार रीति रिवाजों का परिणाम नहीं, सभी रीति रिवाज समाज के हित में नहीं होते हैं, सुधार की संभावना का भी अंत हो जाता है यदि हम रीति रिवाजों का अध्ययन करें। अधिकार का समाज कल्याणकारी सिद्धांत भी हमें है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व तो समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज, अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए। इन सब का उद्देश्य समाज के कल्याण ही होना चाहिए। बेंथम मिल जैसे उपयोगितावादियों और रॉस्को पाउंड और प्रोफेसर चेफर आदि विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। दास्किन ने भी उपयोगितावाद को अधिकार की कसौटी माना। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिनमें मेरा कल्याण घनिष्ठ और अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो। आलोचना में हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण की अस्पष्टता है और व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष भी है। नॉर्मन वाइल्ड कहता है इस संबंध में, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने यानी समाज कल्याण सिद्धांत को इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और वह निरसंशय रूप से समाज की निरंकुश शिक्षा के अधीन रहेगा। आदर्शवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत, इसमें भी इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे इस परिस्थितियों को प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति होना माना गया है। अतः इससे आदर्शवादी का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का पराश्रित कर दिया गया है, इसलिए इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रॉस, हेनरिची, ग्रीन, लॉस्की आदि विद्वानों द्वारा अधिकारों की जो परिभाषा दी गई वे अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांतों पर आश्रित है। यानी कि क्रॉस के अनुसार अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां है। हेनरिची कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक है उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वही अधिकार है। फिर भी सर्वप्रथम तो इस सत्य को स्वीकार प्रदान कर गई है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य और अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्तित्व के आदर्श को स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान स्तर पर प्राप्त होता है, यानी कि अलग अलग है। इसकी आलोचना भी की गई है, जैसे ग्रीन ने कहा है कि समाज एवं राज्य नैतिक जीवन के मार्ग को बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक बना देता है। इस संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत करता है जो सिद्धांत नहीं बता पाते और इसलिए सिद्धांत सर्वोत्तम नहीं। आज इतना ही, धन्यवाद।